सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आई एम ब्लास्टर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा आपके सामने आ गया हूं आज के अपने टॉपिक को लेकर के, और ये टॉपिक है कि भाई हाउ टू टारगेट एलआर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग को। अगर आप आईपी मैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको पता होगा, जैसा कि एक एग्जाम होता है जिसमें हम लोग 12th के बाद सीधे आईएम्स में जा सकते हैं अपना बीबीए और एमबीए का कॉम्बो करने के लिए, है ना, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट ऑफर्ड बाय आईएम। 5 आईएम से कोर्स निकालते हैं, आईएम रोहतक, इंदौर और जिपमैट। ये 3 तो एग्जाम्स होते हैं। इंदौर से आपको रांची भी मिल जाता है, इंदौर भी मिलता है, रोहतक से सिर्फ रोहतक मिलता है, और जिपमैट से आपको जम्मू और बोधगया दोनों मिलते हैं। तो अगर मैं इन 3 एग्जाम में से 2 मेन एग्जाम्स की बात करूं, कौन से मेन एग्जाम्स की, जैसे आपका रोहतक और जिपमैट, तो भाई ये जो 2 एग्जाम्स हैं यहां पर एलआर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। लॉजिकल रीजनिंग यहां पर आती है अच्छी तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं कि जिपमैट में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 33 होते हैं लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के, और रोहतक में 120 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस होते हैं प्योर लॉजिकल रीजनिंग के। तो ये 40 क्वेश्चन और ये जो 33 क्वेश्चंस हैं, ये इसी की स्ट्रैटेजी आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा कि भाई आखिर अगर आप रोहतक को टारगेट कर रहे हैं या फिर अगर आप जम्मू प्लस बोधगया को टारगेट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको एलआर को पढ़ना है, किस तरीके से आपको एलआर को टैकल करना है, और वो क्या स्ट्रैटेजीज होंगी और क्या माइंडसेट होगा जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। तो एक एक करके पॉइंट वाइज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और अब सुनो काम की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रोहतक की। चलो, रोहतक और जिपमैट की मैं तुमको ज्वाइंट स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, ठीक है, और किस तरीके से करना है ये समझो। सबसे पहले देखो, रोहतक में आपके जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 40, एलआर की भी बात हो रही है, और जिपमैट में जो आएंगे वो 33 आएंगे, इसमें डीआई भी शामिल होता है। ठीक, एलआर के भी दे रहा हूं, डीआई की मैं बाद में दे दूंगा, डीआई भी मैं आपको करा दूंगा। वो कौन से टॉपिक है सबसे पहले ये देखो। देखो, रोहतक में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिपमैट में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं नेचर में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है, फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन आ गया, आप उसके 3 टाइप होते हैं, इंडिकेटिंग होता है, पजल होता है और कोडेड होता है। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है, आपने कुछ कुछ क्वेश्चन लगा रखे तो आप ब्लड रिलेशन कर लेंगे। पजल सेटिंग अरेंजमेंट बहुत ही नॉमिनल आपसे पूछा जाता है। कुल मिलाकर के एलआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप ला सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको पढ़ने हैं और क्या क्या करना है। सबसे पहले यहां पर देखो, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलॉजिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन रोहतक में और 1 से 2 क्वेश्चन जिपमैट में आपसे पूछे जाते हैं। तो सिलॉजिज्म सबसे पहले, अगर आपने आज ही अपनी तैयारी शुरू करी है तो पहला टॉपिक जो आपका होना चाहिए सिलॉजिज्म। सबसे पहले आप सिलॉजिज्म निपटाइए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन नहीं है, 12 से 16 नंबर होते हैं ये, तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे अगर मैं आपकी बात करूं तो सेकंड पे आप सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीरीज क्या क्या है, यहां पे 2 सीरीज आती हैं। पहला होता है आपकी नंबर सीरीज जो कि इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होता है आपकी अल्फाबेटिकल या फिर लेटर सीरीज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आप अपनी कमांड रख सकते हैं। सिलॉजिज्म एंड सीरीज, ये बात ध्यान रखना, इसी क्रोनोलॉजी में आपको पूरा पूरा पढ़ना है। तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो तीसरा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, इस बार ऑर्डर एंड रैंकिंग के रोहतक में 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक है, 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। ऑर्डर रैंकिंग आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसी में रैंकिंग के साथ साथ रैंकिंग पढ़ लो तो सीक्वेंस भी पढ़ लेना, ये आपका परफेक्ट कॉम्बो बन जाएगा। ठीक है, ऑर्डर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और ब्लड रिलेशन के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, इन 3 कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपके 2 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। ठीक है, 5वें नंबर पर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे होगे, नहीं लिख रहे हो तो ये तो वीडियो है, आप पीछे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, 5वां जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग,
क्रिटिकल रीजनिंग में कई लोगों को समस्या आती है, कहते हैं सर क्रिटिकल रीजनिंग हमको समझ में नहीं आती है। क्रिटिकल रीजनिंग अपने आप में रीजनिंग की एक ऐसी यूनिट है जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आपको थोड़ी सी सिचुएशन को समझना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट और अजम्पशन है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट है, ड्रॉइंग इन्फरेंस है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट कम पूछा जाता है, लेकिन चलो कॉज एंड इफेक्ट भी है। इसके अलावा कोर्स ऑफ एक्शन है। तो यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आपको एग्जामिनर देगा, यहां पर आपको सिचुएशन एक देगा, स्टेटमेंट के रूप में एक सिचुएशन आपको देगा, उस सिचुएशन को एनालाइज करके आपको बताना है। अब अजम्पशन का अपना फंडामेंटल है, कुछ फंडे हैं, कंक्लूजन के अपने फंडे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन के अपने फंडे हैं। तो इस आधार पर हमें क्या करना होता है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू हमको स्टेटमेंट को एनालाइज करके आंसर देना, यहां पे अपनी बुद्धि हमें नहीं लगानी है। तो ये होता है क्रिटिकल रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप जितने भी आईपी मैट के मॉक लगा डालो, आपको हर जगह क्रिटिकल रीजनिंग जरूर देखने को मिलती है, चाहे आईपी मैट के लगाओ, सिम्बॉयसिस के लगाओ, इनपैट के लगाओ, किसी के भी लगाओ। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये बात ध्यान रखना कि क्रिटिकल रीजनिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे भी हम लोग, ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग हो गई। सिक्स वाला जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा सफिशिएंसी। भाई दो दो क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी को भी मैं बोलूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको टू डू लिस्ट में अपने रखना है, और ना सिर्फ रखना है बल्कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि 2 3 4 क्वेश्चन तक भी आपको डेटा सफिशिएंसी के देखने को मिल सकते हैं। इजी होता है, बस शर्त यह है कि डेटा सफिशिएंसी हमेशा सबसे आखिरी में करना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपसे पूछा जाता है कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं, और डेटा सफिशिएंट है या नहीं आप तभी बता सकते हैं जब बेसिकली आपको सारे चैप्टर्स आते होंगे। तो किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे कुछ और टॉपिक इस लिस्ट में आते हैं, वो एक होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अब देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता बहुत इजी है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ लेने हैं, जैसे शैडो वाला। शैडो के क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, इसलिए शैडो की प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छे तरीके से। आपको एंगल वाले क्वेश्चन करने हैं अच्छी तरीके से, और आपको पीटीआर यानी पॉइंट टू रेफरेंस वाले क्वेश्चन करने हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आए तो हो सकता है आप फंस जाओ या आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। तो यहां पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में शैडो, एंगल बेस्ड और पॉइंट टू रेफरेंस वाले क्वेश्चन हमें ढंग से करने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो देखने में बहुत इजी लगते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको लगता है हमसे हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा भी अगर घुमा दिया एग्जामिनर ने तो हम नहीं कर पाते हैं। वो कौन से टॉपिक होते हैं देखो जरा, और इसकी प्रैक्टिस करते हुए आपको बहुत सतर्क रहना है, यानी कि बहुत आपको कॉशियस रहना है। तो पॉइंट नंबर 8 पर जो एनालॉगी है, जो ऑड वन आउट है, और जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग है, ये एक ऐसे टॉपिक हैं कि जिनको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा आपको आ गए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एनालॉगी में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑड वन आउट में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, और कोडिंग डिकोडिंग में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो इधर। जैसे मान लो मैंने आपको दिया कि भाई कैट का कोड जो है वो 9 है, दिल्ली का कोड जो है वो 20 है, तो आप मुझे बताओ नॉर्वे का कोड क्या होगा। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्वे का कोड क्या होगा, और ऑप्शन से मैं आपको दे रहा हूं 80, 82, 84, 88। ये आपको बताना है, मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, जरा एनालाइज करो कि कैट का कोड 9 है, दिल्ली का 20 है, तो नॉर्वे का क्या होगा। करेक्ट आंसर 84 है। कैसे, देखो इधर। भाई कैट में सबसे पहला सी, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 3, तो 3 इंटू 3 9। डी प्लेस वैल्यू है 4, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5, तो 4 इंटू 5 20। एन प्लेस वैल्यू है 14, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 6, तो 14 इंटू 6 84। अब बताओ, यही क्वेश्चन एनालॉगी में भी आपसे पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन आपसे ऑड वन आउट में भी पूछा जा सकता है। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो थोड़े से कॉशियस हो जाओ, और जितनी ज्यादा वैरायटी आप सॉल्व कर सको उतनी ज्यादा वैरायटी आप सॉल्व करो। हालांकि इसमें मैं भी आप लोगों को कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उसको भी लगा लोगे तो वो मोर देन इनफ आपके लिए हो जाएगा। तो एनालॉगी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, एंड आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, नाउ नाइन्थ पार्ट पर आते हैं। नाइन्थ पार्ट जो है हमारा वो क्या है,
वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। बहुत ईजी होता है, जितने टॉपिक आपको मैं कराऊंगा उतने देख लेना, उसके बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हालांकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, इसमें इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इमेजेस के साथ साथ एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन बनते हैं, फिगर कंप्लीशन से क्वेश्चन बनते हैं, और आपके फिगर सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं। फिगर सीरीज में फिगर एनालॉगी भी होता है, और फिगर सीरीज में फिगर ऑड वन आउट भी होता है। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इनफैक्ट आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि नॉन वर्बल आप जहां देखोगे वहां उसको सॉल्व करोगे, टिक करोगे, और टिक करके मतलब डू सी एंड डू वाली बात हो गई। ठीक है, एंड लास्ट अपना 10th नंबर वाला जो टॉपिक है हमारा, वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। भाई हर बार पूछा जाता है, हर बार आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना आया हो। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस हमें ढंग से करनी है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको इसी तरतीबवार, या तरतीबवार मतलब इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एंड टारगेट रखना है 40 आउट ऑफ 40, 33 आउट ऑफ 33। अभी डीआई नहीं बताया, तो डीआई के लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा डीआई किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात को मैं खत्म करता हूं। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, आई एम ब्लास्टर्स को, एंड वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो, जहां पर आप देखेंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज और ई बुक आ चुकी है। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है तो आप ई बुक ले सकते हो, बहुत नॉमिनल प्राइस पर है। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है। सिर्फ लेना ही नहीं है, लगाना भी है। एंड हमारी क्लासेस भी रेगुलरली अब अपडेट होंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 15 अगस्त के बाद से। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आप इस पे जाकर के अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो वो आप देख सकते हो। ई बुक्स हैं एंड टेस्ट सीरीज हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो पे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। बाय।